नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुशामदीद। मुल्क में जो जारी सियासी बुरान जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, उसमें कमी की कोशिशें कर रहे थे और कमी की बातें हो रही थी, लेकिन कम होने के बजाय वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और एक और जो सियासी बुरान उस वक्त हुआ जब पंजाब असम्बली भी तहलील हो गई, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो गई। खान साहब ने इंदिया दिया कि वो असम्बली में वापस आएंगे, यानी पार्लियामेंट में वापस आएंगे, तो वहाँ से उनके इस्तीफे कबूल होना शुरू हो गए और आज भी ये सिलसिला रुका नहीं है। मजीद कुछ इस्तीफे रह गए, वो भी शायद आने वाले वक्त में हो जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त क्या पाकिस्तान, हम हमेशा से बात करते हैं, क्या मुतामिल हो सकता है सियासी अबतरी का, इस माशी अबतरी की सूरत हाल में, और आने वाले वक्त में क्या इतने 58% या जो भी सब बनता है, क्या ज़िमनी इंतखाबात की तरह जाएंगे या हम जो है वो क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तरफ भी सोचा जा सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो वजह बताई कि पहले वो मना करते रहे कि जी खुद से आएँ, सब एक एक करके आएँ, इनफरादी तौर पर आएँ और कहे इस्तीफ़ा दिया, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि जी एक और तरीका भी तो हो सकता है कि स्पीकर की सेटिस्फैक्शन। तो क्या कह रहे थे राजा परवेज़ अशरफ साहब, ज़रा वो सुनते हैं। जिन लोगों ने मीडिया पे जाके या जिन लोगों ने किसी और अंदाज से मुझे इस बात पे जो है वो सेटिस्फेक्शन मेरी करा दी कि वो जेन्युइनली उन्होंने खुद ही वॉलंटरी जो है वो रेजिग्नेशन लिखे हैं और दिए हैं और उन पर कोई दबाव नहीं है, तो मैंने उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। मुझे कई दोस्तों ने फ़ोन करके कहा है कि वो नहीं देना चाहते, ना ही वो अब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दोबारा मास वाइज जनरल इलेक्शन के। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली की सेटिस्फैक्शन होगी क्योंकि उन्होंने मीडिया पे बयानात सुने और प्रोग्राम्स में उनके बयानात सुने, उनके तज्जिए सुने, उनके तबसरे सुने, लेकिन उन्होंने वो खबर नहीं सुनी जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हम पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी साहब भी इस हवाले से कुछ कह रहे थे, जरा वो भी क्लिप सुनते हैं। 81 MNA की नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। बाकी जो इस्तीफे हैं तमाम MNA यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे आए हैं कि तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर किए जाएं, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अगर आपने आम इंतखाबात नहीं कराए, इदारों ने किरदार अदा ना किया, तो पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आम इंतखाब कराएंगे। पाकिस्तान अगर आपने नहीं कराए और इदारों ने किरदार अदा नहीं किया, पता नहीं किन इदारों से मुखातिब हैं, और दूसरे कि अगर वो भी नहीं कराएंगे तो फिर अवाम आम इंतखाबात कराएंगे। ये कैसे होगा, ये भी हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि माशी सूरत हाल पाकिस्तान की क्या अलाउ करती है पाकिस्तान को किसी ज़िमनी इंतखाबात में या क़ब्ल वक्त इंतखाबात में, क्योंकि दीगर ऑप्शन पर भी बात हो रही है। इसी हवाले से एहसन इकबाल साहब ने भी गुफ्तगू की, एक शॉर्ट क्लिप उनका भी सुनते हैं। जो मुल्क की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, क्या आप कितने 100 अरब रुपए लगा सकते हैं कि एक साल के अंदर 2 इलेक्शन इस मुल्क के अंदर किए जाएं? और अगर बिल फर्ज मान भी लिया जाए कि हम अर्ली इलेक्शन मुल्क के अंदर करना चाहते हैं, तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी मुआशी स्पेस है कि अगले 6 महीनों के लिए आप पाकिस्तान को बेयकीनी के अंदर फेंक दें? चूंकि इलेक्शन का मतलब यह है कि अगले 3-4 महीने मुल्क में कोई हुकूमत नहीं होगी, एक निगरान हुकूमत होगी जिसका मैंडेट सिर्फ इंतखाबी अमल की निगरानी करना है, वो कोई पॉलिसी फैसला नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद इस बात की क्या जमानत है कि कोई मुस्तहकम हुकूमत आ जाएगी? क्या कोई नया बहरान नहीं पैदा होगा? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सवाए इसके कि हम अक्टूबर 2023 तक इंतजार करें। खान साहब को भी यही मशवरा है कि आपने पंजाब और KP की हुकूमतें तोड़कर अपने पैर पे फायर नहीं मारा, अपनी कनपट्टी पे फायर मारा है। उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। एहसन इकबाल साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे खासतौर पर माशी सूरत हाल को, इंतखाबात की सियासी सूरत हाल भी, उसमें बात में वजन ज़रूर है। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अली नवाज अवान साहब सीनियर रहनुमा है PTI के और अब ऑफिशियली वो मुस्ताफ़ी भी हो चुके हैं, उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है और इस बात पर वो बड़े खुश भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली नवाज अवान साहब, बहुत शुक्रिया टाइम का जी। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम अफजल चंद साहब, आपके प्रोग्राम में शामिल होने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई वो 3 सवाल जिसके जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो मैं अपने नाजरीन, अपने पैनलिस्ट के सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, मुल्क में 58% नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे या आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? फैसला कौन करेगा और कब? सवाल नंबर 2, पंजाब के निगरान वज़ीर आला का मामला, इलेक्शन कमीशन में फैसला PTI के लिए काबिल कबूल होगा
या मामला अदालत जाएगा? सवाल नंबर 3, मुल्क में जारी माशी बुरान से निपटने के लिए ऑप्शंस क्या है? माशी इमरजेंसी का निफाज, पार्लियामेंट की आईनी मुद्दत में इजाफा या फिर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात? अली नवाज अवान साहब, मुस्ताफी तो आप हो गए और आपका जो इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया, लेकिन जो जस्टिफिकेशन राजा परवेज अशर साहब अभी दे रहे थे कि जी स्पीकर की सेटिस्फेक्शन हुई, और वो कैसे हुई? कुछ ने उनसे राब्ता कर लिया, आप तो नहीं थे कहीं उनसे राब्ता करने वालों में, और कुछ के वो टीवी पर बयानात से मुतमईन हो गए। उनकी इस लॉजिक से आप मुतमईन है? देखिए ये तो मजाक है ना, आई एम टेलिंग यू, ये मजाक है। जो पहले भी बात कर रहे थे वो भी मजाक है, और जो अब बात कर रहे हैं वो भी मजाक है। जो स्टैंडर्ड उन्होंने अपने लिए सेट किए थे वो खुद ही उसे वायलेट कर दिया। बट इन द सेंस देखिए ये छोटी बातें रह जाती हैं, क्योंकि उनका कोई अपना तो उसमें कोई वो रोल नहीं है। मैं समझता हूँ राजा साहब का जो उनको कहा जाता है वो कर देते हैं। आपको याद भी होगा वो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें अयाज सादिक कह रहे थे कि किन किन हलकों से हमने इस्तीफे लेने हैं और किन किन हलकों में इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट करने। वो भी आपके सामने कहा था कि बड़े मियाँ साहब इसका फैसला करेंगे। हम चाहते क्या, देखिए वी डोंट वांट कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इलेक्शंस हो, या दो जो असेंबलीज है पंजाब और केपी की, उसके नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए उसके इलेक्शन हो। पाकिस्तान इस चीज का बिल्कुल ठीक बात है, मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इसका रोड मैप इमरान खान साहब ने पहले ही दे दिया था। हम तो पहले जिस दिन 8.5 महीने से कह रहे हैं कि आप जनरल इलेक्शन करा दें। अच्छा अली नवाज अवान साहब एक सेकेंड, ये इस दूसरे जो है सब्जेक्ट उस पर जाने से पहले, क्या आपका इरादा वाकई शहबाज शरीफ साहब को ये सदर का कहने का था, या पीटीआई की स्ट्रेटजी थी कि एतमाद के वोट लेने का कहेंगे, या आपने एक ट्रैप करने की कोशिश की एंड दे हैव बीन ट्रैप कि जी हम इस तरह हमारे इस्तीफे ये ना कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं ताकि पाकिस्तान की तरफ बढ़ा जाए। हमने ये कहा कि अगर आप हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ओके फाइन, तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसकी वजह से ये इस्तीफे एक्सेप्ट हुए हैं, कि उसके जो आपने सीओडी साइन किया हुआ है जिसके तहत हमें आपने पहले राना तनवीर साहब पीएससी के हेड लगे थे और बाद में उनको चेंज करा के किसी और को लगा दिया गया था, तो हमने कहा वो 2 अहदे हमें दे दें। तो आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफे एक्सेप्ट किया। देखो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना उसमें हम कैसे दे दें? आप असेंबली में थे नहीं और आपको दे दें? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं और बात कर रहा हूँ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का हमारा होना या ना होना जरूरी नहीं है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तो सदर साहब ने कहना है। अभी आपके सामने एमक्यूएम उनको कह रही है कि एक दफा आप आएंगे तो हम आपको मजा सिखाएंगे, और वो तो जिन्होंने ये कराया है बेचारी खुद अपने मजे चख रही है। एमक्यूएम को छोड़े मजे चख रही है। चंद साहब को इसका बखूबी इल्म है। जो जालिम थे हम उनसे भी सवाल करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, मैं वापस आती हूँ। चंद साहब, आप बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन भी हैं, चीजों को समझते हैं। पीपल्स पार्टी से ज्यादा आइन और कानून को कौन समझता है? तो मुझे ये बताएं कि ये जो स्पीकर साहब ने तौजी पेश की है कि जी मेरी सेटिस्फेक्शन, तो पहले क्यों उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी जब बार बार वो जा भी रहे थे? असद कैसर साहब की सरबराही में जाके वक्त उनसे मिला था कि इस्तीफे कबूल करें, उन्होंने कहा नहीं जी सब इंडिविजुअल आते जाए। फिर अचानक रातों रात वो सेटिस्फाई हो गए और दूसरे दिन उन्होंने सबके इस्तीफे कबूल कर लिए, या 30 के या 35 के, और आज फिर दोबारा 30-35 के। तो ये सेटिस्फेक्शन होनी थी तो पहले ही हो जाती सर, इस्तीफे तो कब से लेके बैठे। देखें नादिया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया होता है जब कोई पार्लियामेंट से कोई इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्तीफे देते हैं, तो ये कोई अच्छी चीज तो नहीं होती। बड़े बोझल दिल के साथ कोई इस्तीफा देता भी है और कोई कबूल भी करता है। जमहूरियत के लिए या पार्लियामान के लिए मैं समझता हूँ इस तरह ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इस तरह रहेगी बात स्पीकर की ये पावर है, और क्योंकि ये तो पहले डिप्टी स्पीकर साहब कासिम सूरी साहब इस्तीफे मंजूर करके गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उसके बाद ये बार बार गए, तो अब इनके इस्तीफे तो स्पीकर की पावर थी, जिस टाइम मर्जी मंजूर करते हैं, अब उन्होंने कर लिए हैं। तो इस पे ठीक है, पॉलिटिकल गेम भी होगी। इन्होंने वापस मेरे ख्याल में तो ये नहीं आना था इन्होंने भी, और इन्होंने तो वैसे ही इनको आना चाहिए था, पहले दिन से जाने नहीं चाहिए था। मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहता हूँ कि इनको पार्लियामेंट से जाने नहीं चाहिए था। ये इनके लिए भी, ये पार्लियामान के लिए भी और जमहूरियत के लिए भी ये बहुत बेहतर होता। अब अगर इन्होंने फैसले किए हैं, सूबाई असम्बलियाँ भी 2 तहलील की हैं, कौमी असम्बली से भी इस्तीफे इनके कबूल होने शुरू हो गए, तो लेट्स सी अब आगे ज़िमनी इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शन होता है, ये फैसला होना है। और अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतर हो जो भी हो। और इस वक्त तो मुल्क के जो हालात हैं, हम एज ए पोलिटिकल वर्कर हम तो आपस में लड़ ही रहे हैं।
और लड़ाई जो है, अभी अली नवाज भाई कह रहे थे कि चार्टर डेमोक्रेसी के मुताबिक, भाई चार्टर डेमोक्रेसी को आप तो कभी मानते नहीं है। मैं तो कहता था कि चार्टर डेमोक्रेसी पे मेरा तो आज ही मौकफ है कि पीटीआई को साइन करने चाहिए, बैठ के यही एक नया चार्टर डेमोक्रेसी बना ले जिसमें जो जमातें भी आना चाहें, पीटीआई क्योंकि इस वक्त एक मेजर पार्टी है, तो उसको भी आना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाली चीजें, आइंदा आने वाली नस्ल के लिए भी हम एक ऐसा सिस्टम दे के जाएं जिसपे हम बैठ के, अब मेच्योरिटी का अल्टीमेटली हमने मुजाहरा करना ही करना है। दुनिया बदल गई है, हालात बदल गए हैं, हम इस तरह इनमेच्योर आपस में लड़ाई, मार कुटाई, गाली गलोच यही करते रहे और हर वक्त धांधली, इक़्तिदार बचाओ, इक़्तिदार गिराओ, इक़्तिदार लाओ, ये इदारों को मुदाखलत की दावत देते रहे, तो ये डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं है और ना ये मुल्क के लिए बेहतर है। अगर आपने पार्लिमानी निज़ाम चलाना है या जमहूरियत चलानी है तो ये कतई ये चीजें, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारे निज़ाम में। तो मौका है, बैठ के बात की जा सकती है और चार्टर डेमोक्रेसी में ये शामिल हो जाए तो मेरे ख्याल ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। चंद साहब, आप जैसी जो सेन वॉइस हैं, आप यू ऑलवेज साउंड लाइक मैच्योर पॉलिटिशियन, बट द रियलिटी इज एंड द बिटर ट्रुथ इज कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमने सिंध में देखा ना, हमें सिंध के जो आपकी अपनी पार्टी के जो रहनुमा है उनके क्या बयानात आए। उन्होंने कहा जमात इस्लामी से समेत तमाम सियासी जमातों से बात हो सकती है, पीटीआई से तो बात का तस्वुर भी नहीं हो सकता। तो जहां ये अप्रोच हो वहां पर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं। नहीं नाजिया, मैं तो बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पीटीआई से बातचीत नहीं हो सकती। मैं तो अपनी क़यादत को भी हमेशा कहता हूँ, मैं जब खान साहब के साथ था तो मैं उनको भी कहता था कि आप पीपल्स पार्टी से, नून लीग से जरूर बात करें और ये आपने मुल्क के लिए बात करनी होती है। अल्टीमेटली आपने इस मुल्क की आवाम को डिलीवर करना है, आपने इदारे बनाने, इदारों की रिफॉर्म्स करनी है। इस मुल्क में ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस हैं, आप देखें ना, बलोचिस्तान के यहाँ सूरत हाल है, कश्मीर का इशू है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान के साथ कितना बड़ा इशू है, ट्रेड हमारी किधर जा रही है। तो ये ऐसे चैलेंजेस हैं, इसको अगर सियासतदान मिलकर बैठ के हल नहीं करेंगे तो कल को हम रोएंगे, फिर हम कहेंगे फलां का कसूर था, फलां का कसूर था। तो मेरे ख्याल में इसमें सबको बैठना चाहिए और बैठ के इस मसले का हल निकालें और इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। मेरा तो ख्याल है आपको मिफ्ता इस्माइल साहब वाला क्लब ज्वाइन करना चाहिए चंद साहब। लेकिन जो वो भी एक अच्छी चीज है, उनको रीइमेजिनिंग के ऊपर अगर वो नया हल देना चाहते हैं, लेट्स सी, देखेंगे उनका हल भी, देखेंगे क्या होता है। और नॉन पार्टीजन इस वक्त तो उनका, तो मेरे ख्याल में सारी पार्टियों को ऐसी चीजों के डायलॉग में सारी पार्टियों को शामिल होना चाहिए। इस डायलॉग में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है इस वक्त जो सूरत। ठीक है, मैं एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक से वापस आऊंगी तो जरा एक नजरेंगे और कि किस सूबे में कितनी सीट पर ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अगर पार्लियामेंट में तमाम जो फिलहाल इस्तीफे कबूल है उन पे होंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी, क्या सिनेरियो बनता है। और 58% या 65% अगर पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात ड्यू हो जाएँ तो फिर ऐसे में सूरत हाल क्या होगी कि क्या हमें ज़िमनी इंतखाबात की तरफ ही जाएंगे या जाना पड़ेगा, या बेहतर हो कि फिर हम ये पैसा ज़ाया करने के बजाय हम क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तरफ जाएं। वो ज़रा जो पिक्चर है वो हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसको क्लियर करते हैं। जी नज़र, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोनों मेहमानों से 2 मिनट लूँगी, वापस आते हैं दोनों की तरफ। मैं ज़रा कोई एक रिव्यू कर लूँ, बल्कि हम सामने रख देते हैं कि तहलील शुदा और दीगर असेंबली से पीटीआई के अरकान के मुस्ताफ़ी होने की सूरत में कितनी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं या होने हैं, ड्यू हैं। तहरीर शुदा पंजाब असेंबली की कुल नशिस्तें 371 जबकि 305 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होंगे। तहरीर शुदा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कुल नशिस्तें 124 हैं जबकि 99 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होंगे। सिंध असेंबली की कुल नशिस्तें 168 हैं जिनमें तहरीक इंसाफ के अरकान की कुल तादाद 26 है और मुस्ताफ़ी होने की सूरत में 19 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान असेंबली की कुल नशिस्तें 65 हैं जिनमें तहरीक इंसाफ के अरकान की कुल तादाद 7 है। मुस्ताफ़ी होने की सूरत में 6 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होंगे। इसी तरह जरा बात कर लेते हैं कौमी असेंबली की कि कौमी असेंबली की कितनी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कुल नशिस्तों की तादाद 342 है। कौमी असेंबली से तहरीक इंसाफ के कुल मुस्ताफ़ी अरकान की तादाद 123 थी जिनमें 94 मुंतखब नुमाइंदे थे और 29 मखसूस नशिस्तों पर थे। अब तक 81 अरकान के इस्तीफे स्पीकर कौमी असेंबली मंजूर कर चुके हैं जबकि 42 अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं। इस्तीफे मंजूर होने वाले अरकान में 73 मुंतखब नुमाइंदे जबकि 8 मखसूस नशिस्तों पर हैं।
अब तक मंजूर शुदा इस्तीफों और सूबाई असेंबली की तहलील के बाद पाकिस्तान भर के 58% हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अगर कौमी असेंबली से तहरीक इंसाफ के मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं और सिंध और बलूचिस्तान असेंबली से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्ताफ़ी हो जाती है तो तकरीबन 65% पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। चंद साहब, इस पे आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले अवान साहब, मुझे एक बात बता दीजिए। अली नवाज अवान साहब, ये जो अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हुकूमत कराए इलेक्शन फौरी तौर पे कबल वक्त इंतखाबात, हुकूमत नहीं कराती तो इदारे इंटरवीन करें, इदारे कराएं, और इदारे भी नहीं कराते तो अवाम खुद करा लेगी। इसकी जरा तशरीह करें, यहाँ पे शायर की क्या मुराद है इस बात से? नहीं, शायर तो बहुत कुछ कहता है पर शायर की बात मानी नहीं जा रही। और अवाम कैसे कराएगी इलेक्शन? मैं यही तो कह रहा हूँ, कैसे? जब अवाम रोड पे होगी, लोग रोड पे होंगे, लोग इधर पाकिस्तान में जो अनरेस्ट हुआ होगा, देखें सिर्फ पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा, अब पॉलिटिकल से चीजें बहुत आगे चली गई हैं। ये जो प्लान किया हुआ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का, और उसमें डेज रह गए 10 से 15 दिन। अगर आपने अभी भी फैसले ना किए, अगर आपने IMF की कंडीशनैलिटीज ना मानी, उनके आप प्लान के अंदर नहीं गए, तो 15 दिन के अंदर तो आप पहले आप टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुके हैं, प्रॉपर डिफॉल्ट अनाउंस कर देंगे। क्योंकि अगर IMF आपका जो आपके साथ आगे नहीं बढ़ता, वर्ल्ड बैंक कह चुका हुआ है जब तक IMF नहीं करेगा मैं $1.1 बिलियन की एड आपको कंटिन्यू कराऊंगा। मार्च तक आपने $8 बिलियन देने दुनिया का, अपना डेट रिटायर करना है। 4.2 बिलियन सिर्फ आपके अकाउंट में पड़े हैं, जिसमें $5 बिलियन की इन्वेंट्री आपकी पोर्ट पे पड़ी है, और बाकी लाइबिलिटीज छोड़ के तो मुझे बताइए आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इस मुल्क में सिर्फ पहले तो आता ना आटा महंगा होता है, अब तो आटा नापैद होना जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एक दिन में 25-25 हजार टन स्टील महंगा हो रहा है क्योंकि लोगों ने कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। और जितनी भी इंपोर्ट की चीजें हैं, जिस मुल्क में मेडिसिन शॉर्ट हो जाएगी, उसका मोस्टली इंग्रेडिएंट बाहर से आता है, तो मुझे बताएं अनरेस्ट होगा और क्या होगा। और इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। जो बात अफजल चंद साहब ने की, बिल्कुल ठीक बात की, COD इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट, पर हमारे दौर में तो जो इतना हम कर सकते थे कि हम आपने उठा के COD की बेस पे लीडर ऑफ PSA की लीडरशिप आपके हवाले की थी, वो COD में लिखा था, वरना लॉ के अंदर तो नहीं है। पर COD को जितना वॉयलेट इन दोनों पार्टीज ने किया, हमने तो नहीं किया। COD इधर साइन हो रहा था और पीपल्स पार्टी पे एलिगेशन लग रहे थे कि वो मुशर्रफ के साथ बात कर रही है। फिर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी और आपको याद है नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के चले गए थे। इन्होंने कहा था कि जो जजेस ने LFO पे वोट उठाया हुआ है, उन जजेस को हम नहीं मानेंगे, उनकी तहरीक के अंदर ये शामिल थे। तो इन्होंने खुद वॉयलेट किया, उसको तो आपने बिल्कुल ट्रेनिश कर दिया हुआ है उस COD डॉक्यूमेंट को। एज अ डॉक्यूमेंट तो वो ठीक था, बट अगर आप इसको शामिल करना चाहते हैं, खुद ही जमहूरी रवायात रखना चाहते हैं, जब हमने अंदिया दिया था कि हम आना चाह रहे हैं असेंबली में, आपने इस्तीफे कबूल कर लिए, तो ये जमहूरियत, सिर्फ ये मुनाफकत और जमहूरियत में बहुत फर्क है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं यार, कोई सोल्यूशन है तो नए इंतखाबात हम ना कराएं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा अली नवाज अवान साहब, जो असेंबली एक बना दिया, दोनों असेंबलीज में 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आप कुछ करके देख लें। हमारी तो जो हमारी इस वक्त मकबूलियत है, तो हम तो ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे दोनों असेंबलीज में। अक्टूबर के अंदर आपने जनरल इलेक्शन कराना है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। खुद गर्ज होकर सोचे पीटे आए तो बहुत अच्छा है। हमने तो 8.5 महीने जो बुरा टाइम था देख लिया हुआ है, और 5-6 महीने देख लेंगे, क्या इशू इसके अंदर। बट क्या पाकिस्तान जो मकबूलियत, अली नवाज अवान साहब, जिस मकबूलियत की आप बात कर रहे हैं या जिस मकबूलियत का आपको जोम है, वो आपने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में तो देख लिया। अब एक सवाल ये बताएगा कि सिंध असेंबली से तो आपका बड़ा ही अजीब सा रबिश सा किस्म का आपने कमेंट पास कर दिया। आपके 8.5 महीने में 36 जगह इलेक्शन हुए हैं ज़िमनी, जिसमें से 35 जगह सर मैं कराची की बात कर रही हूँ ना, बुरा क्यों लग जाता है? कोई सवाल आपके मिजाज के खिलाफ हो फिर वो रबिश हो जाता है। अगले की भी सुन लें, आपने कर दिया ना, मेरी बात तो सुन लें। आपको बहुत जबरदस्त कमेंट, मैं आपको रीजनिंग दे रहा हूँ। 35 में से 85% पे तरीके इंसाफ जीती है, जिसके मुकाबले में एक सिंगल जमात के मुकाबले में 13 जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। अब आ जाए कराची लोकल, कितने दिन बाद रिजल्ट आए हैं नादिया? आपने तो फौरन राय दे दी। आपको पता है 72 घंटे हो गए हैं, इससे भी ज्यादा टाइम हो गया, पूरी तरह आपके इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आए। अभी जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने रिकाउंट रुकवा दिया कराची के अंदर। 6 जगह पे रिकाउंट हुआ है और 6 जगह के ऊपर तरीके इंसाफ जीती है। आप किस तरह की बात कर रही हैं? आप बेसिस तो देखें। आपको याद है डस्का के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रात 3:30 बजे नोटिस ले लिया था,
30 पोलिंग स्टेशन पे अच्छा, उन्होंने कहा सिंध से मुस्ताफी कब हो रहे हैं पीटीआई के अरकान? पूरे का पूरा इलेक्शन खत्म कर दिया था डस्का का। और इधर आप सिंध देखें कि असेंबली सारी से पीटीआई अरकान कब मुस्ताफी हो रहे हैं अवान साहब? वो भी कह रही है रिगिंग हुई है। कौन से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं जिसके 3 दिन बाद रिजल्ट अभी तक कंपाइल नहीं हुए? एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन है और उसके बाद जितनी जगह रिकाउंट अच्छा, अवान साहब प्लीज रुक जाए। पीटीआई के अरकान सिंध असेंबली कब मुस्ताफी हो रहे हैं? नहीं, अब देखें, अब दूसरी तरफ चलिए। मेरा ख्याल है कि अभी हम सिंध से हम वो चाह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे दें। फिर अभी रुक जाते हैं, फिर अभी इसको रुक ही जाते हैं, फिर इस पे दोबारा बात करेंगे। नदीम अफजल चंद साहब, अब ये जो सवाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त की सूरत हाल है, जब भी आपने अभी कुछ लोग के इस्तीफे कबूल होने से रह गए, सिंध असेंबली से बाहर नहीं निकले, बलूचिस्तान से बाहर नहीं निकले, तो 58% पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात ड्यू है। और अगर ये सिंध असेंबली से भी आ जाते हैं, बाकियों के इस्तीफे भी आप कबूल कर लेते हैं, 6 बलूचिस्तान की भी हो जाती है, तो 65% पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कैसे पॉसिबल होगा सर ये? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई इख्तलाफी बात करे तो उसको, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं है किसी को फजूल कहना या रबश कहना किसी की राय को। आप अपनी राय दें, फिर दूसरे की राय सुने, और बाकी फैसला तो पब्लिक को, व्यूअर्स को करने दें कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ज़िमनी इलेक्शन जीते, अली नवाज साहब ठीक कह रहे हैं, और ये भी हकीकत है कि आप पीटीआई कराची से बुरी तरह हारी है, ये एक हकीकत है। अब इलेक्शन हार जीत होती रहती है, ये एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है, एक बारी रवायात है, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। देखना ये है कि मुल्क के लिए इस वक्त हमने फॉरवर्ड, आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस मुल्क की बेहतरी के लिए हुक्मरानी करना चाहते हैं ना, मुल्क को एंगेज करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या आपने इस मुल्क पर कोई कब्जा करना है, आपने इक़्तिदार लेना है, इक़्तिदार आवाम के लिए लेना है, तो आप समझते हैं कि जो चीजें गलत हैं उसके लिए आप एक रोड मैप दे के आप पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए इलेक्शन में भी जा सकते हैं, ना कि लड़ाई। ठीक है, अच्छा नदीम अफजल चंद साहब माजरत के साथ, नदीम अफजल चंद साहब माजरत के साथ मैं सर आपको यहीं से कंटिन्यू करूंगी। सर जस्टिस शाइख उस्मानी साहब ने टेलीफोन लाइन पे में ज्वाइन किया, वो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, कुछ लीगल से जाननी है। जी अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब, जस्टिस शाइख उस्मानी साहब। जी वालेकुम। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, पहले ये होता रहा कि स्पीकर कौमी असेंबली इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे थे, और उनका कहना यह था कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर मेंबर असेंबली आएगा और मुझे बताएगा तो फिर मैं उनके इस्तीफे कबूल करूँ। बट ऑल ऑफ अ सडन वो कहते हैं कि मैं सेटिस्फाई हो गया, टीवी पे बयानात दे के, खबरें देख के, किसी ने मुझसे राब्ता भी कर लिया, तो स्पीकर की सेटिस्फेक्शन जरूरी थी। तो यहाँ पर सर कानून आइन क्या कहता है? स्पीकर की सेटिस्फेक्शन, जो पहले वो बात कर रहे थे कि इंडिविजुअली आके आपने बताना है कि यू हैव रिजाइंड बाय योरसेल्फ और हैंड राइटिंग में देना है, या फिर वो खबरों से और टेलीविजन से उन्होंने अख्ज़ किया कि अब ये वापस आना नहीं चाहते, मैं सेटिस्फाई हो गया तो मैंने इस्तीफे कबूल कर लिए? देखिए, जो रूल है वो ये है कि जब कोई असेंबली का मेंबर रिजाइन करता है, ये अथॉरिटीज है कोर्ट की, तो उस सूरत में उस शख्स को अपने हाथ से लिखा हुआ रेजिग्नेशन स्पीकर के सामने पेश करना होता है, और फिर स्पीकर के सामने अपेयर होकर के एक्नॉलेज करना पड़ता है कि उसने रिजाइन किया। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे सियासी लोग जो हैं वो हर किस्म की हरकतें करते हैं, और उसको चीज़ को रोकने के लिए, कोई फ्रॉड रोकने के लिए ये तरीका मुकर्रर किया गया है। तो इस सूरत में ये हुआ था कि उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इंडिविजुअली किसी ने कुछ नहीं किया था। और जब स्पीकर ने उनसे कहा कि आप इंडिविजुअली दें हमको रेजिग्नेशन और आके हमें एक्नॉलेज करें, तो कोई उनके सामने नहीं आया था, और ऐसे ही होता रहा। अब एकदम से उन्होंने, स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट कर लिए 35 रेजिग्नेशन और 35 और भी कर लिए। तो अब इसका तो कोई सामने कानूनी जवाब तो नजर नहीं आता। अब ये मालूम नहीं कि उन लोगों ने क्या पता उनको इंडिविजुअली स्पीकर को कांटेक्ट किया हो या ना किया हो सकता है कि किया हो। अब इसकी ये तो इसकी सबूत की जरूरत है, लेकिन ये यकीनी बात है कि यहाँ पे कोई थोड़ी सी एम्बिग्युइटी यकीनन है। अच्छा जस्टिस उस्मानी साहब, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि अभी स्पीकर साहब का आपने शॉर्ट भी चलाया, वो खुद ये बात कह रहे थे कि कुछ ने तो राब्ता किया, लेकिन टेलीविजन से और उनके बयानात से और उनकी खबरों से मेरी चूंकि सेटिस्फेक्शन हो गई
कि ये इस्तीफे ये वापस असेंबली में नहीं आएंगे, उन्होंने खुद इस्तीफे दिए, इसलिए मैंने उसको कबूल कर लिया, बावजूद इसके कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम असेंबली में वापस जाएंगे। बट एनीवेज ये पॉलिटिकल गेम भी ऑफ कोर्स हो सकता है, एम्बिग्यूटी भी जिस तरह से आप कह रहे हैं। सर, अब जो पंजाब असेंबली का डिगरा वज़ीर आला का मामला है, तो कंसेंसस नहीं हुआ, मामला इलेक्शन कमीशन में चला गया। अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा बताएं कि जो नाम आपको लगता है कि जो हुकूमत ने और अपोजिशन, अब इलेक्शन कमीशन उन्हीं चारों नामों में से एक का नाम करने का पाबंद है अनाउंस वज़ीर आला, दिगरा वज़ीर आला के लिए, या किसी का भी नाम दे देगा, और अगर वो भी काबिल कबूल नहीं होगा देन व्हाट? देखिए, आपकी आवाज़ कोई सही नहीं आ रही, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि अब क्या होगा। तो देखिए, अब जो स्पीकर ने 70 आदमियों के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है, तो नेचुरली स्पीकर इज अ फाइनल अथॉरिटी। अब अगर उसको कंटेस्ट करती है दूसरी साइड, वो कहती है कि नहीं जी हमने तो नहीं किया है, मेरे ख्याल में ऐसा तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो उनका इरादा ये हो रहा है कि वो वापस असेंबली में आए। तो जरा वो कश्मकश में है दूसरी पार्टी, और ये मामला कुछ इतना आसान नहीं है स्पीकर के मामले को, स्पीकर के फैसले को चैलेंज करना। और वो इस वास्ते खास तौर से हुआ है क्योंकि आपको मालूम है कि अगर वो सिर्फ 35 मेंबर को एक्सेप्ट करते और बाकी को नहीं करते, तो ऑपोजिशन का लीडर जो है वो पीटीआई को होता। तो उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने ये किया है। तो आप देखिए ये क्या होता है आइंदा, कि वो किस तरीके से इस चीज को हैंडल करते हैं, किस तरीके से कंटेस्ट करते हैं। अगर वो कंटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमने तो रेजिग्नेशन किया हुआ है और हमने तो हमारा एक्सेप्ट, उन्होंने कहा था नहीं करेंगे, अब वो कह रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे, तो आया आपने रिजाइन किया है या नहीं किया है। अब ये एक तो चीज जो है वो उनको पीटीआई वालों को कहना पड़ेगी, अब वो क्या कहेंगे वो देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे शेख उस्मानी साहब, एक आखिरी सवाल। अब एक बात हो रही है कि चूंकि पाकिस्तान में समाजी सूरत हाल ऐसी है, ख़राब है कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता नए इलेक्शंस का। 2 बातें सामने आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का नफाज, कुछ कहते हैं कि आईनी मुद्दत इस असेंबली ही की बढ़ा दें क्योंकि अभी फौरी इलेक्शन में नहीं जाया जा सकता। इन दोनों चीज़ों की आइन में कोई गुंजाइश है? नहीं, अब आप मेरी बात समझ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि किस तरीके से ये आईनी मुद्दत बढ़ा सकते हैं? जी, आईनी मुद्दत क्या बढ़ा सकते हैं असेंबली की, प्लस फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो बात हो रही है? नहीं, देखिए आईनी मुद्दत तो असेंबली की बढ़ सकती है, अगर इमरजेंसी लगा दी जाए तो वो यकीनन बढ़ सकती है। इमरजेंसी लगाने के लिए कुछ उसूल होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि सामने होने चाहिए, वो अभी तक तो नजर नहीं आ रहे हैं। अब आइंदा शायद नजर आए अगर कोई हंगामे हो जिस तरह से हो रहे हैं। पंजाब असेंबली में उन्होंने कहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन का डिसीजन जो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, तो उस वक्त शायद कोई हंगामी हालात पैदा हो, तो उस सूरत में अगर वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें तो उसमें एक्सटेंशन तो यकीनन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जस्टिस शेख उस्मानी साहब। आपके टाइम का एक और ब्रेक ले लेते वापस आती हूँ तो नदीम अफजल खान साहब की माजरत, उनकी बात मैंने काटी थी, वहीं से हम प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नदीम अफजल चंद साहब माजरत, आप अपनी बात अगर मुकम्मल कर लें और फिर अगर जस्टिस शेख उस्मानी साहब ने जो बात की है इस पर भी आप कोई कॉमेंट करना चाहें। देखिए जी, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त अगर हम सियासतदानों ने बैठ के आपस में फैसले ना किए तो यकीनन सियासत के हक में फैसले फिर नहीं होंगे। फिर जब कोई और फैसले करेगा तो उसमें सियासतदान लूजर होगा। अब हमने फैसला करना है कि हमने आपस में बैठ के चीजें हल करनी है या अल्टीमेटली हमने लूजर। तो ये बड़ी वाज़ेह चीजें अगले 10-15 दिनों में ये क्लियर हो जाएंगी। अब ये पीटीआई के पास मैं समझता हूँ आखिरी मौका है कि बैठ के अभी भी बातचीत करें। नदीम अफजल चंद साहब, आपकी बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो इनके साथ बैठ के बात करनी है ये नदीम अफजल चंद ने तो नहीं करनी, ये तो पार्टी क़यादत ने करनी है, और क़यादतें तो एग्री नहीं कर रही बातें करने के लिए। पार्टी क़यादत शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, कई मिनिस्टर ऑलरेडी दावत दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को एक कमेटी बनानी चाहिए थी जो हुकूमत के पास भेजनी चाहिए थी, या पार्लियामेंट में बैठ के बात करते इलेक्शन के ऊपर भी। अब ये कहना कि पहले आप डेट अनाउंस करें इलेक्शन की और फिर हम आगे चलें, तो मेरे ख्याल में एक एक करके उन्होंने अपने पत्ते शो किए, असेंबलियां डिसॉल्व की, इस्तीफे दिए। अभी भी मैं समझता हूँ इन सारी चीजों के बावजूद मौका है कि हम सियासतदान आपस में बैठ के। लेकिन चंद साहब देखिए, अब इन्होंने जब अनाउंस किया कि हम असेंबली में वापस आ रहे हैं तो स्पीकर साहब ने जो कि आपकी पार्टी के उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिया, आपने इनको मौका भी तो नहीं दिया। मैं समझता हूँ ये भी कोई कम्युनिकेशन गैप होगा।
ये इतनी जल्दी में इस्तीफे मंजूर भी नहीं होने चाहिए थे, और इनको भी नहीं चाहिए था कि बार बार आते कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें। इनको जल्दी वापस आना चाहिए था। अब पहली तो ये इनका हक था, लेकिन अगर स्पीकर साहब ने भी किया है तो मेरे ख्याल में अगर डेमोक्रेटिक बड़ी बड़ी पिक्चर देखी जाती जमहूरियत की, तो मेरे ख्याल में ये आ जाते तो ज्यादा बेहतर था। ये आ जाते तो ज्यादा बेहतर था, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना होते तो ज्यादा बेहतर था। थैंक यू। अच्छा अली नवाज अवान साहब, अब जरा पंजाब का, क्योंकि अभी जो बात हो रही है ना 2-3 ऑप्शंस पे कि जी या तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए या इनकी आईनी मुद्दत पूरी हो जाए। अभी जस्टिस शायख उस्मानी साहब को आप सुन रहे थे, वो कहते हैं कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी लगती है हालात के पेश नजर तो फिर कोई मुमकिन है कि इलेक्शन को आईनी मुद्दत बढ़ जाए, और वो पंजाब का भी उन्होंने यहाँ पे हवाला दिया। अगर पंजाब में जो निगरान वज़ीर आला का कंसेंसस नहीं हुआ, जो कि होना भी नहीं था, हमें पता था, इलेक्शन कमीशन का मामला जा रहा है, वहां से जो भी नाम आएगा, चाहे वो अगर वो नाम अपोजिशन का दिए हुए में से आ गए, तो फिर आपका लाएअमल क्या होगा? अदालत जाएंगे, चैलेंज करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? पहले मैं ये बता दूं कि देखिए आप सीरियसनेस देखते हैं। सीरियसनेस अगर आपको याद होगा कि हमारा तो हमेशा मजाक उड़ाया गया। हमने कहा हम असेंबली से इस्तीफे दे रहे हैं, उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, कभी नहीं, आप कभी इस्तीफे नहीं देंगे। उसके बाद हमने लॉन्ग मार्च का किया, आपने देखा हम पे क्या जुल्म जबर किया। उसके बाद हमने खान साहब के सामने, आपको पता, उन्होंने लॉन्ग मार्च दोबारा अनाउंस किया, गोलियां मार दी गई, हमें तौहीन अदालत, तौहीन IMF, तौहीन मजहब, सारी तरह के केसेस हमें दिखाने, हमारा मजाक। फिर हमने कहा कि हम पंजाब असेंबली तोड़ देंगे, तो उधर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आगे कभी नहीं तोड़ सकते। ये तो चाहते ही नहीं। हमने इनको रोड मैप दिया, हमने टाइम दिया, और हमने कहा कि हम मशावरत करने के लिए तैयार हैं। हमारा सिंपल से एक तरीका है कि आप पहले पॉइंट पे हमारे साथ एग्री करें कि आप डेट अनाउंस करने जा रहे हैं, डेट के ऊपर बात हो सकती है, कब आपने अनाउंस करना है इलेक्शंस का, पर वो उस पर बैठे नहीं। अब भी जब पार्लियामेंट में जा रहे थे, बड़ा अच्छा मौका था, जो आपने सवाल किया, बिल्कुल ठीक सवाल किया चंद साहब से, बट ये करना नहीं चाहिए। मसला क्या, देखिए ये लोग डर रहे हैं, असल ये बात है। ये आए क्या कहते थे पाकिस्तान में महंगाई है, इमरान खान पेट्रोल पंप फेंकता है, इमरान इलेक्ट्रिक शॉक्स देखता है, हम आएंगे, हम पुराना पाकिस्तान वापस ले आएंगे, चाहे 60 रुपए का आटा होगा, 100 रुपए का डॉलर होगा, 12 रुपए का यूनिट होगा बिजली का। और उन्होंने आते किया क्या, अवाम क्या देख रही है कि उन्होंने 1100 अरब रुपए के अपने केसेस माफ कराए, EVM खत्म कराई, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटिंग राइट खत्म कराया, अपनी नैब में अमेंडमेंट्स करके अपने 1100 अरब रुपए है उन्होंने अपने केसेस खत्म करा के अपने पैसे भी माफ करा लिए। अब मसला यहाँ आके खड़ा हो गया कि पाकिस्तान आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता। आप जो पहले भी पूछ रहे थे, फवाद चौधरी ने बात की थी कि पाकिस्तान की अवाम तय करेगी। आप समझ सकती हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है, अगर ये इमरजेंसी अनाउंस करते हैं, लेट्स सपोज कि हम फेल हो गए हैं, पाकिस्तान ठीक नहीं कर सके हैं, और इमरजेंसी अनाउंस करते हैं, और पाकिस्तानी नीचे एक आटे की बोरी के लिए रो रहा हो, आटे के लुकमे के लिए रो रहा हो, उसकी क़ुव्वत खरीद खत्म हो गई हो, उसके घर में फाके पड़ रहे हो, तो आप क्या समझती हैं? फिर आवाम घर में बैठी रहेगी क्या? आवाम इनका इंतजार करेगी? मैं वैसे पंजाब पे बात करना चाही थी, लेकिन जो आपने मजरकशी की है वो बिल्कुल वो इंतहाई एक लर्जा देने वाली है। लेकिन जिस आवाम को आटा नहीं मिल रहा होगा, जिस आवाम को रोटी नहीं मिल रही होगी, जिस आवाम को दवाइयां नहीं मिल रही होंगी, वो इलेक्शन में वोट डालने आएगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, देखिए देयर इज होप। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब मुश्किल दौर गुजरता है, किसी भी हर कौम के ऊपर गुजरता है, चाइना के ऊपर गुजरा, मलेशिया के ऊपर गुजरा, सिंगापुर के ऊपर गुजरा, साउथ अफ्रीका के अंदर गुजरा, तो लोगों के पास कोई होप होती है। आप कह के क्या आए थे, आप डिलीवर नहीं कर सके, अब अवाम में जाना नहीं चाहते, अवाम क्या करे? देयर इज एन ऑप्शन कि आप एक फ्रेश इलेक्शंस कॉल करें। फ्रेश इलेक्शंस की 5 साल की जो भी गवर्नमेंट आती है, और वो अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के तहत IMF के साथ क्या निगोशिएट करती है वर्ल्ड में। अगर अगले 15 दिन में IMF के पास ना गए ना नादिया, तो मैं आपको बता रहा हूं, अब टेक्निकली नहीं, अब प्रॉपर्ली डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं इस पे बात करती हूँ, चंद साहब से भी मुझे कोई बात करनी है, लेकिन उससे पहले जरा पंजाब का तो बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन में मामला चला गया। इलेक्शन कमीशन अगर जो अपोजिशन ने नाम दिए उनमें से कोई एक नाम दे देता है, कबूल कर लेंगे या अदालत ले जाएंगे फिर मामला? समझ गया आपका सवाल। इनकी नॉन सीरियसनेस देखें, और चंद साहब एग्री करेंगे मेरी बात से। अब आहद चीमा नाम है, हम क्या नाम दे रहे हैं? जो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी इस वक्त बैठे हुए हैं, हमने तो उनका नाम दिया, हमने नासिर सईद खोसा साहब का नाम दिया, जो रिटायर हो चुके हैं, जो FAE को हेड कर चुके हैं, और सबके सामने उनकी पर्सनालिटी है। अब उनका नाम क्यों उन्होंने वापस ले लिया? कौन नाम दिया? आप नाम क्या दे रहे हैं? मोहसिन नकवी। आप नाम क्या दे रहे हैं? आहद चीमा। अब ये देखिए, कोई सीरियसनेस है? आप सीरियसनेस शो ही नहीं करना चाहते। अगर आप सीरियसनेस शो करना चाहते कि इम्पार्शियल किस्म का, शायद हमारे नाम जरूरत हो, कोई इम्पार्शियल कमेटी के इस बहस से मामला आगे निकल गया है ना।
अब इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा, वो काबिल कबूल होगा या नहीं होगा, अदालत जाएंगे। आपको सही लगे गलत लगे, आइन ये कहता है कि अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, आइन कह रहा है, वही आइन ये कह रहा है जो इलेक्शन कमीशन फैसला करे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो दरवाजा सबके लिए खोला है ना, अगर हमें रिजर्वेशन होंगे हम चले जाएंगे, पर हम उम्मीद करते हैं कि फैसला ठीक हो। ठीक है, जरा से एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नदीम अफजल चंद साहब, जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो हमारे और आपके सामने है, जिसकी मंजरकशी खुद अली नवाज अवान साहब भी कर रहे हैं कि अगले 15 दिन में अगर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं गए तो टेक्निकली हम हो चुके हैं और सामने भी हो जाएंगे, मतलब एक डिक्लेरेशन भी सामने आ जाएगी। अब मुझे एक बात समझाएं अगर इनके उस पर भी, कि आप ये कहते हैं जी कबल अज़ वक्त इंतखाबात, अब कबल अज़ वक्त इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल 5 दिन में, 10 दिन में, कल परसों निगरान सेटअप आ जाएगा, IMF के साथ निगरान सेटअप जाके नेगोशिएट करेगा। पाकिस्तान किस तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलेगा? 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सही जी। देखें, कभी भी IMF या कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी जो होती हैं वो निगरान सेटअप से मुज़ाकरात नहीं करते होते, ना उसको सीरियस लेते हैं। वो तो एक निगरान सेटअप होता है, ट्रांजिशनल फेज के लिए होता है। अब यही प्रॉब्लम है, इनको सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। इस वक्त इतनी अनरेस्ट नहीं करनी चाहिए थी कि हम मुल्क का नुकसान होता। हमारी लड़ाई में अब फायदा किसका हो रहा है? लड़ाई में नुकसान तो सारे मुल्क का हो रहा है। हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ भी जा रहे हैं, हमारा स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जा रहा है, फॉरेन रिजर्व भी नीचे जा रहे हैं। ये लड़ाई की वजह से जा रहे हैं। अब लड़ाई कोई एक फरीक नहीं लड़ता, इसका मतलब है कि ये भी जिम्मेदार है इस लड़ाई के। तो मैं समझता हूं कि आप पब्लिक को भी आप सोचना चाहिए कि ये लड़ाई अल्टीमेटली इक़्तिदार की है या हमारे लिए है। तो मैं समझता हूं ये इक़्तिदार की लड़ाई में रियासत को एट स्टेक न लगाएं, पाकिस्तान की इज्जत नामूस को आप इस तरह फनाफिला ना करें। अवाम के लिए मुश्किलात खा आटे की सूरत में हो, खा बिजली के बिल की सूरत में हो, खा महंगाई की सूरत में हो, इसके जिम्मेदार सारे पॉलिटिकल फोर्सेस है। ये कोई कहना ना कि एक बनेगा और एक जिम्मेदार नहीं होगा। हमने पिछले 4, 8, 10, 15 सालों से जो हमने किया है वो सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में अभी भी ये वक्त है। मैं तो अली नवाज साहब से फिर भी कहूंगा कि खुदारा टेलीविजन पे भी आके या पॉलिटिकल स्पीचेस में भी अब वो दे कि मुल्क के आगे वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड ये है कि अल्टीमेटली इलेक्शन होंगे भी तो फिर भी आपने मिल के बैठ के चलना है, सूबों ने और वफाक ने। ये लड़ाई खत्म होनी है तो मुल्क की बेहतरी होनी है, इलेक्शन की तरफ भी जाना है। इलेक्शन तो एक प्रोसेस है ना, अल्टीमेटली अवाम की भलाई करनी है। तो प्रोसेस पुरअमन तरीके से हो तो वही प्रोसेस वैलिड होता है और वही उसको मिलती है, लेजिटिमेसी मिलती है। अगर प्रोसेस पुरअमन तरीके से या लड़ाई शिद्दत वाला होगा तो उसमें कभी भी मुल्क की बेहतरी नहीं होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि मुल्क में पहले हालात नॉर्मलाइज करने चाहिए। हमें एक टेबल पे नजर आना चाहिए लोगों के लिए। आप आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर तो एक हो सकते हैं, आप और बहुत सारे मामलों पे दूसरों के कहने पे जब आपको डंडे से बिठाता है तो आप बैठ एक का होते किया जाता है डंडे से, सही कह रहे हैं। तो फिर आप मुल्क के लिए, अवाम के लिए भी तो एक हो जाए ना प्लीज। ये थोड़ा सा यहाँ तो आपने कंप्रोमाइज ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पे किए हैं, तो इस पे भी कंप्रोमाइज करें आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, मुल्क के लिए, रियासत के लिए। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये कंप्रोमाइज क्यों नहीं हो रहा, लेकिन इसके जिम्मेदार सारे सियासतदान होंगे। नदीम अफजल साहब, कहीं ना कहीं क्या ये रियलाइजेशन हो रही है कि इस हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने देते, या आप लोगों ने किया ही क्यों, क्या मिला? देखें जी, वो ये मुल्क को देखिए किस हाल में पहुंचा दिया। देखें, आईनी तौर पे जब मेजॉरिटी ना हो तो हुकूमत नहीं रहती, लेकिन क्या ये अदम एतमाद ये एक तारीख फैसला करेगी? इस पे ऊपर मैं इस वक्त कमेंट नहीं कर सकता कि ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। लेकिन कानूनी आईनी पोजीशन ये है कि जब मेजॉरिटी फैसला ना करें, आप अपनी राय तो दे दें। लेकिन राय मुल्क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। आप लोग समझे थे कि खान साहब जो है वो बंद कमरे में जाके बैठ जाएंगे या नवाज शरीफ साहब की तरह मुल्क से बाहर चले जाएंगे? राय तो लेना मेरी, जब भी हम दूसरे की बैसाखियों पे चलने की कोशिश करेंगे तो फिर बैसाखी जब कोई खींच लेगा तो हम धड़ाम से गिरेंगे। अब फैसला तो हमने करना है कि हमने बगैर बैसाखियों के सफर करना है या नहीं करना। तो हम अल्टीमेटली फिर भी बैसाखी मांग रहे हैं, खा इलेक्शन के जरिए मांग रहे हो, खा धरने के जरिए मांग रहे हो, खा अदालतों में जाके मांग रहे हो। मांग हम बैसाखी ही रहे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि हमें बैसाखियां दी जाए, और बैसाखियां फिर जब कोई ले लेता है तो फिर बंदा गिर ही जाता है।
बिल्कुल दुरुस्त बात है। अबान साहब इस पे कमेंट कीजिएगा। प्लस वही सवाल जो मैंने अभी नदीम अब्दुल चंद साहब से किया था, आप कहते हैं IMF के पास जाना भी पड़ेगा लेकिन उसके साथ साथ आप नए इलेक्शन की तरफ भी चले जाएं। ये हुकूमत आज गिर जाती है, ये अपने आप को ख़त्म कर देती है, ख़त्म से मुराद ज़ाहिर डिजॉल्व कर देती है। और क्या IMF के पास जो है वो निगरां सेटअप, इंटरिम सेटअप जो है वो IMF से मुज़ाकरात करेगा, IMF उनके साथ नहीं करेगा, फिर पाकिस्तान किधर खड़ा होगा? देखिए नादिया, जो चंद साहब की बातें अगर उमूमी तौर पे देखी है तो ठीक बात है, बट अगर आप उसे देखें कि वो जो बात कह रहे हैं कि इसमें कसूर सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी कह रही है, ये नून लीग कह रही है कि हमें डंडा दिखाया गया, हमें कहा गया आप सारे नाअहल हो जाएंगे, आप ये कहा गया अगर आप हुकूमत में नहीं आएंगे तो एक तकरारी ऐसी हो जाएगी जिसके बाद आपकी सियासत खत्म हो जाएगी, और हम हुकूमत के अंदर आ गए। मुझे नहीं समझ ये पिसागी। और हम क्या कह रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि हम बैकडोर से हमें ला के वजीर आजम बिठा दिया जाए क्योंकि मेरी ख्वाहिश है मैं वजीर आजम बनूं। और हमारे जो इदारे उनका भी कोई रोल आपके सामने है कि अगर चलने की भी कोशिश करते हैं तो इदारे चलने नहीं देते, और सियासतदानों का ये मसला है और रहेगा। बट इसका हल तो बड़ा अच्छा है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ज्यादा निगोशिएटिंग पावर्स होती हैं उनके पास। इमरान खान अपने लिए तो कोई चीज नहीं मांग रहा, ये चंद साहब को पता ही होगा, चंद साहब हमारी पार्टी में रहे हैं, वो अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा। वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं आपसे बात नहीं करना। मेरी बात सुनिए नादिया, हमारे पास बड़ा अच्छा साल था, वो कहते हैं कि जी हम आपके साथ पहले दिन डेट पे बैठ जाते हैं और इसके बाद क्योंकि इकोनॉमिक साल है, बहुत मुल्क है, तो हम बैठ के एक फॉर्मूला तय कर लेते हैं। और फॉर्मूला ये होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट आए उससे पहले मिल बैठ के हम तय कर लेंगे कि हमने IMF के पास जाना है, इससे ये जो इसकी कंडीशनैलिटीज हैं वो हमने पूरी करनी है, उसका ये इम्पैक्ट आएगा, हम ये बजट देंगे, उसके बाद ये इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगा उसको कंटिन्यू रखेगी और चीज को छेड़ेगी नहीं। बट ये चीजें है नहीं। हम जब गवर्नमेंट में थे, हमारी गवर्नमेंट में तो हमें कहा जाता था आप गवर्नमेंट में आप अपोजिशन को एंगेज करें। अब देखिए 13 पार्टीज बैठी हुई हैं एक तरफ, और एक तरफ सिर्फ तहरीक इंसाफ है। 13 पार्टियों ने मिलके ये कबाड़ा कर दिया पाकिस्तान का। हम फिर भी बात तो आपकी सही है, लेकिन बात आपकी भी सही है, बात उनकी भी सही है, बात आप लोग सही करते हैं, लेकिन आपके लीडर्स की तरफ जब बात जाती है तो फिर एक डेडलॉक हो जाता है। लेकिन जब कल आपने आपकी इस ऑपोजिशन से बात नहीं की, आज वो ऑपोजिशन कहती है जब हम बात करना, हुकूमत कहती है जब हम बात करना चाहते थे तो आपने बात नहीं की। थैंक यू वेरी मच नदीम अफजल चंद साहब और अली नवाज अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।